हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यूज की सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री के 1970 से 1930 के कुछ पीवाईक्यूज। सो आज हम डिस्कस करेंगे 1970 से 1930 के पीवाईक्यूज। तो हमारे पीवाईक्यूज की सीरीज़ में फर्स्ट पीवाईक्यू कहता है कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर divided into reserved and transfer subjects. Which one of the following were treated as the reserved subjects? और ये आपका PYQ है 2022 का। जब हम बात करते हैं ना 1990 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, तो उस टाइम पे जो था डायरकी एस्टैब्लिश की गई थी। जो सब्जेक्ट्स थे या डिपार्टमेंट्स थे तो वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए थे। एक जो था उसके हेड जो थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, या कह सकते हैं कि इंडियंस हुआ करते थे। दूसरी तरफ जो था वो उसके जो मेन हेड थे वो आपके गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय हुआ करते थे। और फिर उनके अंडर में एक काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी जिनके अंडर में वो सब्जेक्ट आता था। तो दो सब्जेक्ट बने थे, एक थे रिजर्व और एक थे ट्रांसफ़र। तो हमें बताना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो थे वो रिजर्व के अंदर में आते थे। तो हमें ऑप्शन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस। तो हम जब देखते हैं तो आपके जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो थे वो डिपार्टमेंट्स आते थे, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, जस्टिस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, इरिगेशन हो गया, ये आपका आता था रिजर्व सब्जेक्ट्स में। वहीं अगर हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र में आपके आते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज़। तो हमें इसमें बताना था कि रिजर्व में कौन कौन से आते हैं। तो रिजर्व में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्योंकि उसमें जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड आता था। दूसरा आपका आता है लैंड रेवेन्यू, और चौथा आपका आता है यानी तीसरा आपका आता है पुलिस। तो इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। और ये आपका पीवाईक्यू है 2018 में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चंपारण जो सत्याग्रह था वो हुआ था आपको बिहार में, और वो हुआ था पीजेंट अपराइजिंग थी किसके अगेंस्ट में, जो इंडिगो वो लोग उगाते थे ब्रिटिशर्स के कहने पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या रखा था कि इतने एरिया में आप जो है वो इंडिगो उगाएंगे और वो बेचेंगे भी किसको, ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उनको डाई वगैरह बनाने में वो हेल्प करती थी और यूरोप में वो काफ़ी बिकती थी डाई उसकी। तो उस टाइम पे जो था वो पीजेंट्स जो थे उन्होंने अपराइजिंग, ये जो चंपारण सत्याग्रह ये पीजेंट अपराइजिंग थी इंडिगो ग्रोइंग ऑफ इंडिगो के अगेंस्ट में। तो हम देखते हैं, हमें इसके एस्पेक्ट्स कुछ दिए हैं, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स कुछ दिए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं, ये कौन सा सही है। सो फर्स्ट कहता है एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर, स्टूडेंट एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। सेकेंड कहता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। सी कहता है ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। और डी कहता है ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। तो इसका जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो थी ये एक पीजेंट सत्याग्रह था एक तरह से, लेकिन यही जो था वो नेशनल मूवमेंट की एक स्टार्ट भी बनती है, जिस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन 1920 which of the following changed its name to the स्वराज्य सभा। कौन सी इनमें से ऐसी कमेटी थी या कौन सी इनमें से ऐसी एसोसिएशन थी, ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कह दिया था। और ये आपको पीवाईक्यू है 2018 में। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग, सेकंड कहता है हिंदू महासभा, थर्ड साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और डी कहता है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो अगर हम बात करते हैं तो होम रूल लीग का जो है वो नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर दिया गया था। कब किया था आपका 1920 में कर दिया गया था, जब गांधी जी जो है वो इसको प्रिसाइड कर रहे थे। अगर हम होम रूल लीग की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो इस्टेब्लिश करना था, क्या, सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना था। और ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तिलक, और साथ ही साथ में एनी बेसेंट द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। और तिलक ने इसको स्टार्ट किया था महाराष्ट्र और कर्नाटका में। वहीं अगर कर्नाटका के बेलगाम में बोल सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने इनको शुरू किया था। वहीं अगर हम एनी बेसेंट की बात करते हैं तो उन्होंने इसको रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में, जो इंडिया के बाकी पार्ट्स थे वहाँ पे उसको हैंडल जो किया था वो आपकी एनी बेसेंट ने किया था। और ये जो है वो शुरू की गई थी सितंबर 1916 में, मतलब जनरली जो है ये शुरू कर दी गई थी। जहाँ आधे एरियाज़ में, आधे तो नहीं कह सकते, 2-3 एरियाज़ में जो है महाराष्ट्र कर्नाटका
वहाँ पे इसको तिलक ने हैंडल किया था और बाकी जगह पे जो है एनी बेसेंट ने हैंडल किया था। ऑल्दो एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग की जो थी फाउंडर नहीं थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसकी जो फाउंडर थे वो कौन थे, क्योंकि हमने लास्ट ही वीडियो में इसको डिस्कस किया था। और साथ ही साथ में जो ये होम रूल लीग है इसका एंड भी 1920 में हो गया था, क्योंकि इसको जो है मर्ज कर दिया गया था किसके साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। पर उससे पहले जो है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, इसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर दिया गया था, जिस वजह से ऑल इंडियन होम रूल लीग जो है इसका नाम चेंज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटले कमिटी ऑफ 1927 वॉज, और ये आपको पीवाईक्यू है 2017 में, जिसमें हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट्स जो थे बटलर कमेटी के वो क्या थे। बटलर कमेटी कब बनाई गई थी, 1927 में बनाई गई थी। सो अगर हम देखते हैं ऑप्शंस में, तो फर्स्ट है डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिफाइन द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सी impose censorship on national press, D improve the relationship between the government of India and the Indian state। जब हम बात करते हैं बटलर कमेटी की, तो बटलर कमेटी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हार्डकोर्ट बटलर कमेटी जो थी उसको इस्टाब्लिश किया गया था 1927 में टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामाउंट पावर यानी ब्रिटिश पावर ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया एंड द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स और पैरामाउंट पावर जो थी उनकी रिलेशन को क्लैरिफाई करने के लिए और उन पर वेरिफिकेशन या डिस्कस करने के लिए उस पर ये जो है हार्डकोर्ट बटलर कमेटी जो है ये बनाई गई थी। और इसको जो चार्ज कर रहे थे या प्रिसाइड कर रहे थे या हेड कर रहे थे वो कौन थे, सर हार्डकोर्ट बटलर एज ए चेयरमैन, और विलियम सैरले हॉल्ड्सवर्थ और सिडनी पील एज ए मेंबर, ये दोनों इसके मेंबर थे। और इसका जो मेन था वो यही था कि किस किस को इम्प्रूव करने के लिए किस किस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो उस टाइम पे ब्रिटिश राज में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ करती थी उसके रिलेशंस और प्रिंसली स्टेट्स के जो रिलेशन थे उन पे वर्क करने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए इसको बनाया गया था। जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, with reference to the Rowlatt सत्याग्रह which one of the following statement is or are correct। और ये आपका PYQ है 2015 में। रॉलेट एक्ट के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है। सो फर्स्ट कहती है द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेडिशन कमेटी। डी सेकंड इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू द होम रूल लीग। और डी डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह। अगर हम देखते हैं इनमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमें ये स्टेटमेंट्स कब सॉल्व हो सकती है, जब हमें पता हो कि रॉलेट एक्ट था क्या। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के द्वारा एक ऐसा एक्ट पास किया गया था जिसके अंडर में जो था कि वो किसी को भी एज अ टेररिस्ट बेसिस पे, मतलब कि प्रिडिक्शन बेसिस पे या कहते हैं ना उसको, जैसे यूएपी एक्ट है उसी तरह से जो है ये यूएपी नहीं एफ्पा एक्ट है, या फिर यूएपी भी कह सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन बेसिस पे किसी को अरेस्ट कर देना विदाउट एनी प्रायर नोटिस या विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, उसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए जो है वो अपने अंडर में रख लेना, यानी कि उसको एज ए अरेस्ट करके रख लेना, चाहे वो होम अरेस्ट हो चाहे वो जेल में डाल देना हो। अगर हम देखते हैं तो एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990, जिसको पॉपुलरली क्या कहा जाता था, रॉलेट्स एक्ट भी कहा जाता था एक्ट, और ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था, वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास कर दिया गया था। और कब पास किया गया था, दिल्ली में पास किया गया था 21 मार्च 1990 को, indefinitely extending the emergency measures of preventive indefinite detention, incarceration without trial and judicial review। मतलब कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई ट्रायल नहीं होगा, डायरेक्ट उनको क्या है प्रिवेंशन बेसिस पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ में द एक्ट वाज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, एक कमेटी बिठाई गई थी सेडिशन कमेटी, जिसको चेयर कौन कर रहे थे, सर सिडनी रॉलेट कर रहे थे, उनके द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने ये जो एक्ट है वो सजेस्ट किया था और उसके बाद ये पास कर दिया गया था। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल तक जो है पॉलिटिकल अरेस्ट कर सकते थे। मतलब ये जो था ये गवर्नमेंट को इतनी पावर देता था कि जो
पॉलिटिकल एक्टिविज़म थी या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो उनको नहीं पसंद थे, उनके अगेंस्ट में बोले, उनको एज ए टेररिस्ट बेसिस पे विदाउट एनी ट्रायल या विदाउट एनी जुडिशियल रिव्यू या उनको बिना बताए क्या करेंगे, उनको अरेस्ट कर लेंगे अंडर रॉलेट्स एक्ट। तो उस वजह से ये एक्ट आया था। तो अब इसकी ऑप्शंस में देखते हैं। तो यस, ये जो थी ये एक रिकमेंडेशन थी सेडिशन कमेटी, जिसको कौन चेयर कर रहे थे, सर सिडनी रॉलेट्स चेयर जो कर रहे थे। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट होती है। द रॉलेट एक्ट गांधी जी ट्राई टू होम रूल लीग, क्योंकि जो ये है एम के गांधी जी स्टार्टेड अ कैंपेन एट द एक्ट सेट अप सत्याग्रह ऑन 24 February 1919 इन बॉम्बे। द थ्री ऑर्गेनाइजेशन वाई होम रूल लीग, मुस्लिम लीग एंड द सॉरी दिस इज करेक्ट, सॉरी, उन्होंने दो रूल्स के साथ तीन जो है उनके साथ मिलके जो है उन्होंने इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ट्राई किया था, या कह सकते प्रोटेस्ट किया था। किन किनों ने साथ में मिलके, होम रूल लीग के साथ, मुस्लिम लीग के साथ और सत्याग्रह सभा के साथ जो है उन्होंने एक इसके अगेंस्ट में एक सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जिस वजह से आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वहीं अगर हम थर्ड की बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइड विद द रॉलेट्स एक्ट, विच इज़ इनकरेक्ट। ये वाली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन आपका आया था 1927 में। वहीं अगर हम रॉलेट्स एक्ट की बात करते हैं तो वो आपका आया था 1919 में, जो कि बिल्कुल भी आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in the April 1930? और ये आपका PYQ है 2015 में। 1930 में जो सॉल्ट एक्ट आया था, सॉल्ट एक्ट जो आया था मतलब कि सॉल्ट पे भी जो टैक्स लगता था, उसके अगेंस्ट में तंजौर कोस्ट में किसने जो है वो प्रोटेस्ट किया था? तो वो आपका किया था सी राजा गोपालाचारी ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम देखते हैं सी राजा गोपालाचारी जो थे उन्होंने मार्च किया था कहाँ से? वेदारानायाम के पास से। एक स्मॉल कोस्ट है, कोस्टल टाउन कह सकते हैं, कहाँ पर? तंजौर में, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जिन्होंने क्या किया था वहाँ पे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया था सी से विदाउट गिविंग अ टैक्स, और सबको मना किया था कि टैक्स नहीं देना है। और ये किसका रिजल्ट था? जो दांडी मार्च गांधी जी ने उस टाइम पे, महात्मा गांधी ने उस टाइम पे शुरू किया था, उसका ही एक जो रिजल्ट था। और उसी वजह से उन्होंने जो है सी से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया था विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। और उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भी चलाई गई थी अक्रॉस द कंट्री। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, in 1929 session of India, National Congress is of significance in the history of the freedom movement because the, और ये आपको PYQ है 2014 में। 1929 का सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो इतनी सिग्निफिकेंस, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, आए देखते हैं। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। Attainment of Purna Swaraj was adopted as the goal of the Congress. Non-cooperation movement was launched. Decision to participate in the round table conferences in London was taken. चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक तो बोलता है कि सेल्फ गवर्नमेंट का जो अटेनमेंट था वो उन्होंने किया था। सेकंड बोलता है कि पूर्ण स्वराज का गोल जो था वो कांग्रेस ने इस्टेब्लिश किया था। थर्ड कहता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। फोर्थ कहता है कि पार्टिसिपेट जो लंदन कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे हो रही थी, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो उस टाइम पे हो रही थी लंदन में, उसमें पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, वो डिसीजन उन्होंने उस टाइम पे लिया था। तो अगर हम देखते हैं 1929 के सेशन को, तो 1929 का सेशन जो था वो लाहौर में हुआ था, जिसको जो प्रिसाइड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और उन्होंने उस टाइम पे जो है इंडियन ट्राई कलर फ्लैग जो है वो भी होस्ट किया था, कहाँ पे? रावी रिवर के किनारे पे। और साथ ही साथ में कांग्रेस का जो एम था, वो पहले जो वो डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की। बट आफ्टर दैट उन्होंने इस सेशन के बाद जो है वो डोमिनियन की जगह जो है पूर्ण स्वराज की उन्होंने डिमांड कर दी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसे पूर्ण स्वराज भी कहा जाता है, उसकी उन्होंने डिमांड जो है या गोल जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने कहा कि द एम ऑफ द कांग्रेस वॉज चेंज फ्रॉम द अर्लियर डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज ऑफ इंडिया। सेशन ने और क्या प्रपोज किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उन्होंने प्रपोज किया था, ना कि
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था, बल्कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था। और इट वॉज डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे विद द पीपल टेकिंग अ प्लेज टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंस डे आज 26 जनवरी 1930 को उन्होंने एक इंडिपेंडेंस डे भी डिक्लेयर किया था। कहा था कि इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा और साथ ही साथ में आज हम यानी मतलब 26 जनवरी 1930 को जो है वो प्लेज लेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस तक जो है वो फाइट करने की। जिस वजह से अगर हम देखते हैं तो इनमें से उन्होंने अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द पीपल ऑफ इंडियन एजिटेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, और ये आपका PYQ है 2013 में। जलियांवाला बाग के बाद जो है, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में साइमन कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था और उससे पहले जो लॉ आया था उसके अगेंस्ट उस पर भी डिस्कस करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसके अगेंस्ट में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो उस टाइम पर वो नारे क्यों लगाए गए थे? साइमन कमीशन में ऐसा क्या था कि उसको आने ही नहीं दिया या उसको इंडिया में चलने ही नहीं दिया? तो हम वो देखते हैं इसके अगेंस्ट में, मतलब इसके कुछ हमें रीजंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट रीज़न कहता है Indians never wanted to review the working of the Act 1919. Simon Commission recommended the abolition of diarchy in the provinces. There was no Indian member in the Simon Commission, and the Simon Commission suggested the partition of the India. तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि साइमन कमीशन का जो रीज़न था कि इसको नहीं इंडिया में चलने दिया था वो यही रीज़न था कि उसमें जो थे कोई भी इंडियन प्रेजेंट नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ जो थे वो ब्रिटिशर्स ही थे या इंग्लिश ही थे, कोई भी इंडियन नहीं था। यही रीज़न था जो कि अगर आप किसी चीज़ पे ब्रिटिशर्स की कोई चीज़ लाई हुई चीज़ पे आप रिव्यू करना चाहते हैं और उसमें भी रिव्यू करने के लिए कौन है? ब्रिटिशर्स ही हैं, तो फिर वो क्या ही रिव्यू होगा। और यही उनका जो मेन मोटिव भी था इंडियंस का कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, हमें जो चाहिए ऐसी कमेटी चाहिए जिसमें अगर आप ब्रिटिशर्स कुछ डाल रहे हो तो कुछ इंडियंस भी डालो, कुछ मेन जो लीडर्स हैं उनको डालो, ताकि मिल बांट के रिव्यू करो। तो इसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि कोई भी उसमें इंडियन मेंबर नहीं था। अगर हम थोड़ा सा साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं तो साइमन कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया था 1990 एक्ट को, 1990 एक्ट जो आया था उसको रिव्यू करने के लिए, और साथ ही साथ में act in the light of the working and to extend, modify or restrict the degree of responsibilities of the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कुछ रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कुछ एक्सटेंड तक उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है वो एक्ट लाया गया था। इट वॉज अपॉइंटेड इन नवंबर 1927 विद सर जॉन साइमन एज द चेयरमैन। सर जॉन साइमन जो थे इसके चेयरमैन थे। और साथ ही साथ में अगर हम मेंबर की बात करते हैं इसमें 7 मेंबर्स थे, जिसमें से 4 जो थे वो कंजर्वेटिव्स थे, 2 लिबराइट्स थे, 1 लिबरल था, और जिसको को चेयर कर रहे थे किसके द्वारा? सर जॉन साइमन के द्वारा। और जो अ डिस्टिंग्विश लिबरल लॉयर एंड क्लीमेंट एटली द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, जिसको को चेयर कौन कौन कर रहे थे? एक लिबरल लॉयर और एक क्लीमेंट एटली, जो कि बाद में क्या बनते हैं? एक फ्यूचर PM भी बनते हैं। वो इसको जो है को चेयर कर रहे थे और इंडिया ने इसको इसीलिए प्रोटेस्ट किया था क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1990 का कौन कौन से फीचर्स थे? और ये आपका PYQ है 2012 में। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, और थर्ड है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो अगर इसमें देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसमें कुछ प्रोविंसेस प्रिंसिपल फीचर्स थे उसके कुछ, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल फीचर था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो है डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। 2 क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना के दी गई थी, एक तो थी रिजर्व्ड और दूसरी थी आपकी ट्रांसफर लिस्ट, जिसमें एक में थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द मिनिस्टर्स। द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड of the provinces and the subject were divided into reserved list and the transfer list. Governor was in charge of the reserved list along with his executive councillors,
और द सब्जेक्ट अंडर द रिजर्व लिस्ट वर लॉ, ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस एंड लैंड रेवेन्यू। जो थे गवर्नर के अंडर में काउंसिल्स थे और उनके अंडर में कौन से रिजर्व लिस्ट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, जिसके अंदर में लॉ और जस्टिस के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे वो आते थे। तो रिजर्व लिस्ट किसके अंडर में आती थी, वो गवर्नर के ही अंडर में आती थी। और उसमें फाइनेंस जो सबसे मेन था, जिससे प्रोविंसेस को दिक्कत थी, वो भी इसमें ही आता था। क्योंकि प्रोविंसेस में क्या किया उन्होंने, ट्रांसफर सब्जेक्ट में उन्होंने उनको एजुकेशन दे दी। अब एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए फाइनेंस ज़रूरी है, और फाइनेंस के हेड कौन है, फाइनेंस के हेड हो गए आपके गवर्नर ही। तो आपको कुछ भी करना है, आपको परमिशन तो ऊपर से ही लेनी पड़ेगी, आपको फाइनेंसेस की नीड तो ऊपर से ही पड़ेगी या गवर्नर से ही पड़ेगी। तो वो फाइनेंसेस जो थे वो आपके रिजर्व लिस्ट में थे और वो आपके गवर्नर के अंडर में, डायरेक्ट गवर्नर के अंडर में थे। थर्ड था the ministers were in charge of the subject under transfer list. The subject were under transfer list are education, local government, health, excise, industries, public work और रिलीजियस एंडोरमेंट। मतलब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो फाइनेंस के बिना नहीं चल सकते। जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वो एग्रीकल्चर तो सॉरी ऊपर वाले में था, ये सारे इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये बिना फाइनेंस के चल ही नहीं सकते। और फाइनेंस के हेड कौन थे, आपके गवर्नर ही थे। तो आपको हट फिर के पैसे वहीं से लेने पड़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो था वो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 का था, उसमें आपका कम्युनल राइट, सेपरेट कम्युनल राइट्स जो थे मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे, 1919 में नहीं हुए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट है। वेराज अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो वो आपका इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रॉलेट्स एक्ट एम्ड एट, और ये आपका पीवाईक्यू है 2012 का। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द रॉलेट्स एक्ट, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, एक ब्लैक एक्ट जिसके अंडर में जो ब्रिटिशर्स थे उनमें इतनी पावर मिल गई थी, गवर्नमेंट को इतनी पावर मिल गई थी कि वो बिना किसी रीज़न के किसी को भी प्रिवेंटिव बेसिस पे जो है वो डिटेन कर सकते थे या अरेस्ट कर सकते थे फॉर द पीरियड ऑफ 2 आवर्स विदाउट एनी, सॉरी 2 आवर्स नहीं, 2 ईयर्स, फॉर विदाउट एनी जुडिशियल रिव्यू या विदाउट एनी ट्रायल। तो रॉलेट एक्ट का एम क्या था, तो फर्स्ट कहता है कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, और सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो आपका बी, इम्प्रिजनमेंट विदाउट द ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, what was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagrah on behalf of the peasants of खेड़ा। और ये आपका PYQ है 2011 का। महात्मा गांधी का ऐसा क्या रीज़न था कि उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह पीजेंट्स के बिहाफ में जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। तो अगर हम उसकी बात करें तो फर्स्ट कहता है द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉट्स, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि अब हमने पढ़ा है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो कॉर्नवालिस के द्वारा में लाया गया था। कब लाया था, 1793 में। इतना पहले जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। और साथ ही साथ में कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। और गुजरात में कभी भी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था। वहीं अगर हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की, तो वो भी एक पीजेंट अपराइजिंग ही थी। क्या हुआ था कि पीजेंट्स की जो क्रॉप है वो ड्रॉट की वजह से फेल हो चुकी थी, और ब्रिटिशर्स जो है वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि हमें तो जो है वो रेवेन्यू चाहिए, आप चाहे जहाँ मर्जी से लाओ, क्योंकि उनकी तो स्टार्टिंग से यही रहता था कि हमें नहीं मतलब आप कहाँ मर्जी से लाओ। जिस वजह से जो है मिडल मैन, मर्चेंट्स और ज़मींदार जो है ऐसी जो क्लासेस है वो भी इस्टाब्लिश की गई थी, जो कि उनको लेंड करते थे पैसे इन द लैंड, अपनी लैंड को कोलेट्रल रख के वो उनसे पैसे लेते थे और फिर ब्रिटिशर्स का जो है वो टैक्स पे करते थे। तो उसी के अगेंस्ट में खेड़ा सत्याग्रह जो है वो शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो अगर हम इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉट इज द करेक्ट आंसर। इसी वजह से जो है वो खेड़ा सत्याग्रह अपनाया गया था। और उसके बाद जो है जब उन्होंने, गांधी जी ने उनको मना कर दिया था पीजेंट्स को कि आप जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे जब तक ये जो है वो आपको मांगेंगे नहीं, विद होल्ड द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टिल देयर डिमांड्स फॉर द रिमिशन वॉज मेट, जब तक कि उनकी डिमांड जो है पीजेंट्स की डिमांड जो है वो मिलेगी,
फुलफ़िल नहीं की जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब तक जो है आप उनको पेमेंट नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया था कि जो पे कर सकते हैं वही सिर्फ लैंड रेवेन्यू पे करें ऑन द कंडीशन ऑफ कि क्रॉप फेलियर हुई है, तो अगर जो पे कर सकते हैं, जो एबल है पे करने के लिए, वही पे करें, जो नहीं कर सकते वो चलेंगे, कोई बात नहीं। जिस वजह से ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, with reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was were recommended by the Nehru report। ये जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है, और ये आपका PYQ है 2011 में। इंडियन स्ट्रगल से रिलेटेड नेहरू जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो वो रिपोर्ट उसके कंसिडर में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, joint electorates for reservation of seats for minorities। 3 बोलती है provisions of fundamental rights for the people of India in the constitution। मतलब एक तरह से जो ये रिपोर्ट थी ना, ये ड्राफ्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का उस टाइम पे, जो इस्टेब्लिश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो अगर हम उसके प्रोविजंस देखते हैं या उनकी जो रिपोर्ट थी उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, तो वो कहते थे कि ये जो रिपोर्ट है ये प्रेजेंट भी जो है लखनऊ सेशन में की गई थी, और कौन उसको प्रिसाइड कर रहे थे, प्रिसाइड जो उस टाइम पे कर रहे थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो ये रिपोर्ट आई थी आपकी मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। तो इसमें जो है कुछ रिकमेंडेशंस उनकी थी। तो फर्स्ट है डोमिनियन स्टेटस, सेकंड है गवर्नर जनरल टू बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और ही वुड अपॉइंटेड बाय द, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा। हम डोमिनियन में ही खुश हैं, इंडिपेंडेंस की उन्होंने उस टाइम पे बात नहीं की थी। फिर कहते हैं कि अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द रेजिड्यू पावर्स विद द सेंटर, देयर वुड बी अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, द मिनिस्ट्री वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। जैसे आज होता है ना कि 3 जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा, ये वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही इन्होंने बात की थी कि जो है एक दूसरे को, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। साथ ही 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू वोट फॉर मेन एंड वीमेन अबव 21 ईयर्स ऑफ द एज अनलेस डिस्क्वालीफाइड। मतलब डिस्क्वालीफाई होने तक वुमेन और मेन की 21 साल से ऊपर वाले को वोट राइट होने चाहिए, एक फंडामेंटल राइट उसको करना चाहिए। साथ ही साथ में 19 फंडामेंटल राइट्स और जो है उनकी बात की थी। तो यस, उन्होंने फंडामेंटल राइट की कॉन्स्टिट्यूशन में बात की थी। साथ ही साथ में इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन एज सिटीजन, इक्वालिटी की उन्होंने बात की थी। नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी, इट वुड बी प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी सीट्स। मतलब रिजर्वेशन को जो है वो रिजर्वेशन को नहीं, माइनॉरिटीज़ को जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी, बट सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल भी उन्होंने मना कर दिया था, वो बिल्कुल खिलाफ थे। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने चाहिए, ऑल्दो रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड कर दो, बट इलेक्टोरेट सेपरेट मत करो। तो ये भी उन्होंने कहा था, जिस वजह से आपका 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट्स एक्ट अरोज पॉपुलर इंडिजिनेशन। मतलब फिर से रॉलेट्स एक्ट, और ये आपका PYQ है 2009 का। तो ऑप्शंस कहते हैं इट curtailed the freedom of religion, it suppressed the Indian traditional education, it authorized the government to imprison people without trial, और it curbed the trade union activities। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने बात की कि रॉलेट्स एक्ट में क्या था, वो किसी को भी इम्प्रिजन कर देते थे विदाउट एनी ट्रायल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, who of the following founded the अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, और ये आपका PYQ है 2009 में। तो जब हम बात करते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है वो महात्मा गांधी ने इस्टेब्लिश की थी विद अनसुईया साराभाई एंड शंकरलाल बैंकर। उन्होंने क्या था, इन्होंने मिलके जो है वो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है वो फाउंड की थी। तो जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी इज़ द करेक्ट आंसर। और कब की थी, 1918 में जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और साथ ही साथ में उन्होंने अनसुईया साराभाई जिनके साथ मिलके वो की थी, वो एक पायनियर थी किसकी, विमेंस लेबर मूवमेंट इन इंडिया। विमेन लेबर मूवमेंट जो था इंडिया में चल रहा था, उसकी एक मेन लीडर भी मानी जाती हैं।
सो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। और ये आपका 2008 में क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं रॉलेट एक्ट से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और डिफरेंट ईयर्स में आ रहे हैं, मतलब आप ये समझो कि 1-2 साल छोड़ के रॉलेट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वाइसरॉय कौन थे रॉलेट एक्ट के, वो पास हुआ था एक्ट 1919 में। तो उस टाइम पे जो थे, उस टाइम पे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो आपके ये थे, क्या कहते हैं इनको, वाइसरॉय थे। और उनसे पहले जो है एक्ट, उसी टाइम पे जो है एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी पास हुआ था, जो कि किसके द्वारा लाया गया था, इन्हीं के द्वारा लाया गया था, जिसको आप क्या कहते थे, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि मॉन्टेग जो थे वो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और साथ ही साथ में जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वो आपके वाइसरॉय हुआ करते थे। तो इस वे में भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड हिज सत्याग्रह इन इंडिया। और ये आपका पीवाईक्यू है 2007 में। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की फर्स्ट कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो हमें पहले भी जानते हैं कि फर्स्ट जो उनको है वो चंपारण में ही बुलाया गया था एज अ पीजेंट अपराइजिंग के अगेंस्ट में, या जो पीजेंट अपराइजिंग हुई थी उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए उनको बुलाया गया था, जो कि किसके अगेंस्ट में थी, इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट में जो हुआ करती थी। तो जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी चंपारण इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी फर्स्ट स्टार्टेड हिज सत्याग्रह इन द चंपारण इन बिहार। चंपारण कहाँ पे, बिहार में है। और कब स्टार्ट किया गया था, 1917 में स्टार्ट किया गया था। किसकी रिक्वेस्ट पे वो आए थे, राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पे वो वहाँ आए थे। राजकुमार शुक्ला कौन थे, एक उनके एक पीजेंट ही थे, जो कि किसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, इसी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही थी कि इंडिगो कल्टीवेशन के, इंडिगो प्लांटर थे वो, इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, या इंडिगो का जो टैक्स था उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये जो फर्स्ट उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था वो कहाँ से किया था, ये चंपारण से किया था। और चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी चंपारण इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, which one of the following arose a wave of population indigenation that led to the massacre by the British at Jallianwala Bagh। और ये आपका पीवाईक्यू है 2007 में। ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके बाद जो है, जिसका इमीडिएट इफेक्ट जो है वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट माना जाता है, तो वो आपका रॉलेट एक्ट ही था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, रॉलेट एक्ट इज द करेक्ट आंसर। रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट जो था उसके साथ साथ पंजाब में जो कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और साथ ही साथ में उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और फिर वहाँ जाके वो इंसिडेंट हुआ था। तो ये एक तरह से रॉलेट एक्ट का ही रिजल्ट माना जाता है, या रॉलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला जो बाग इंसिडेंट हुआ था, या ट्रेजेडी कह सकते हैं, वो हुआ था। वो इसी का ही एक क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट बोल सकते हैं, या इसी की कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो इसको एक ब्लैक एक्ट के नाम से भी कहा जाता है। और कब पास हुआ था, 1990 में पास हुआ था। और इसमें वही कि आप विदाउट किसी ट्रायल के इनको अरेस्ट कर सकते थे। तो रॉलेट एक्ट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट, उनको विदाउट ऐसे किसी ट्रायल के अगेंस्ट में रॉलेट एक्ट के अंडर ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में जो है लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, और फिर ब्रिटिशर्स ने ये सब किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Under whose presidency was the Lahore session of Indian Congress held in the year 1929, whereas a resolution was adopted to gain complete independence from the British। और ये आपका PYQ है 2006 में। इनमें से कौन से हैं under whose presidency was the Lahore session। लाहौर सेशन में अभी हमने बात की, लाहौर सेशन जो हुआ था वो किसके अंडर में हुआ था, 1929 का, वो हुआ था आपके जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। और उसके बाद जो है वहाँ पे गेन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है ये अपनाया गया था एज अ गोल। पूर्ण स्वराज का जो गोल है वो उस टाइम पे अपनाया गया था। तो वो जो सेशन था, लाहौर सेशन, उसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जो है उसको प्रिसाइड कर रहे थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, at which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience। और ये भी आपका PYQ है 2005 में। अगेन वही कि कौन से सेशन के अंडर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो
शुरू करने की बात की गई थी। तो वो भी जो है जवाहरलाल नेहरू के लाहौर सेशन में, जो लाहौर में सेशन हुआ था 1929 में, उसके अंडर ये बात की गई थी कि अब जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू कर दिया जाएगा। तो वो सेशन हुआ था आपका लाहौर में, जिसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड कर रहे थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। In October 1920, who of the following headed a group of Indian gathers of Tashkent to set up a Communist Party of India? और ये आपका PYQ है 2005 में 1920 में ऐसा किसने जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो ग्रुप था उसको हेड किया था? तो वो किया गया था आपके MN रॉय द्वारा। MN रॉय जो थे उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो ग्रुप था उसको हेड किया था। और वो किसका ग्रुप था? वो एक गैदरिंग थी, इंडियन गैदरिंग थी, कहाँ पे? तशकंत में। और उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है इस्टेब्लिश की थी। अगर हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की या MN रॉय की, तो MN रॉय ने है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इसको हेड किया था किस किस के साथ मिलके? एवेलिन रॉय ट्रेंट, अबानी मुखर्जी, रोज़ा फितिंगो, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक आचार्य। शफीक जो थे वो इलेक्टेड सेक्रेटरी थे पार्टी के, और रॉय जो थे वो एक सेक्रेटरी ऑफ पार्टी थे, पार्टी ब्यूरो के सेक्रेटरी थे। और साथ ही साथ में वो एक सोशलिस्ट पार्टी थी, कहाँ पे? तुर्किस्तान में। और आचार्य जो थे वो इसके एक चेयरमैन रहे थे कुछ मिनटों के लिए, या कह सकते हैं चेयरमैन हु साइन द माइन्यूट्स, कुछ मिनटों के लिए नहीं, सॉरी, जिन्होंने माइन्यूट्स जो थे वो साइन किए थे, तो वो एक चेयरमैन के रूप में भी माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MN रॉय इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one. Who among the following was not associated with the formation of UP किसान सभा in February 1918? February 1918 में UP किसान सभा से इनमें से कौन से एसोसिएटेड नहीं थे? और ये आपका PYQ है 2005 में। तो इनमें से जो है वो आपके गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी जो थे, ये आपके इसके एसोसिएटेड थे। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय की, वो भी इसके एक सपोर्टर माने जाते हैं। तो इंद्र द्विवेदी भी थे, गौरी शंकर मिश्रा भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके एसोसिएटेड नहीं थे। हु वॉज नॉट पूछा है हमें, तो इनमें से यूपी किसान सभा के उस टाइम पे ये मेंबर नहीं थे, या ना तो इसके साथ जुड़े थे ना ही इसके मेंबर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यूपी किसान सभा की बात करते हैं तो वो 1918 में इस्टेब्लिश की गई थी गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा ही, और उसके मदन मोहन मालवीय एक सपोर्टर के रूप में माने जाते हैं। और बाय जून 1919 द यूपी किसान सभा हैड 450 ब्रांचेस। अदर प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडेड जिंगूरी सिंह, दुर्गापाल सिंह एंड बाबा रामचंद्रा। ये भी इसके एक लीडर्स माने जाते हैं या मेंबर्स माने जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच पेयर वॉज करेक्टली मैच? और ये आपका PYQ है 2005 में। पेयर्स दिए गए हैं जिसमें एक तरफ सत्याग्रह या मूवमेंट दिया गया है और एक तरफ बताया है पर्सन जो इसमें एक्टिवली एसोसिएटेड था। तो अगर हम चंपारण की बात करते हैं तो चंपारण में आपके गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एसोसिएटेड थे, जिस वजह से आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। अहमद मिल वर्कर्स की बात करें तो उसमें आपके जो थे वो अनसुईया बेन जो थी वो आपकी एसोसिएटेड थी, मुरारजी देसाई जो थे वो नहीं थे। अनसुईया बेन जो थी वो इनके साथ में क्या बोल रहे गांधी जी के साथ में एसोसिएटेड थी या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, कहाँ पे? अहमद मिल वर्कर्स में। तो मुरारजी देसाई नहीं थे, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन जो है या ये वाला पेयर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। वहीं अगर हम खेड़ा की बात करते हैं तो खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल जो थे वो एक वन ऑफ एसोसिएट थे, किसके? गांधी जी के वन ऑफ एसोसिएट थे, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। वहीं अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये आया था चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में, और खेड़ा और अहमद मिल वर्कर्स जो थे वो दोनों ही आपके 1918 में हुए थे। दूसरा वाला जो ऊपर वाला अगर मैंने 1918 कह दिया तो वो 1917 में हुआ था, बट जो ये दोनों थे ये आपके 1919 में हुए थे। और चंपारण और खेड़ा वाले करेक्ट है मैच, और सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ, और ये आपका PYQ है 2004 का। अगेन द मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो कि कौन सी रिपोर्ट थी जिसकी वजह से क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो आया था। इसमें जो मॉन्टेग है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है
और जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है वो आपके वॉइसरॉय हुआ करते थे। उस टाइम पे जो एक्ट थे वो ऐसे ही नेम किए जाते थे, फर्स्ट क्या बोलते हैं सेक्रेटरी का नाम और देन आपका वॉइसरॉय का नाम, उनको जोड़ के जो है वो एक्ट का नाम दे दिया जाता था। ऑल्दो एक्ट का मेन नाम होता था वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और आगे सन होता था, बट उसको ऐसे भी कहा जाता था जैसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म, उसी तरह से मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, during the Indian freedom struggle, who among the following proposed the Swaraj should be defined as the complete independence free from all the foreign control? और क्या आपका PYQ है 2004 में, इनमें से कौन से थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस को यानी स्वराज को पूर्ण स्वराज में तब्दील किया था, या जो इंडिपेंडेंस डोमिनियन स्टेटस था उसको फुल इंडिपेंडेंस के रूप में इस्टेब्लिश किया था? तो वो आपके थे नहीं, तो वो आपके थे मौलाना हजरत मोहानी। इन्होंने जो है वो आपका इस्टेब्लिश किया था। ये जो इनको जो है सईद फजल उल हसन भी कहा जाता था, जिनको जिसका पेन नेम क्या था हजरत मोहानी। एक इंडियन एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, और एक पोइट भी थे जो कि उर्दू में पोइट्री लिखा करते थे। और इन्होंने जो है जो स्लोगन है वो भी दिया था, कौन सा, इनकलाब जिंदाबाद वाला जो है वो स्लोगन इन्होंने ही दिया था। इन्होंने जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रहे हैं, और बाद में इन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन कर ली थी, और उसके बाद ये उसको प्रिसाइड भी करते हैं। तो उन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम कहा था कि स्वराज को पूर्ण स्वराज में बदल देना चाहिए। तो मौलाना हजरत मोहानी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1919 was, इनमें से कौन से हैं जिन्होंने नाइटहुड का जो उनको टाइटल दिया गया था उसको इन्होंने मना कर दिया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने उनको दे दिया था, एक टाइटल दे दिया था नाइटहुड का, जिसको इन्होंने रिटर्न कर दिया था जब पता चला कि जलियांवाला बाग में ये इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने अपना नाइटहुड का जो टाइटल है वो लेने से इनकार कर दिया था, या मना कर दिया था, या वापस कर दिया था। तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है नाइटहुड कन्फर की गई थी किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट जो हुआ था उसके अगेंस्ट में ये टोकन उनको दिया गया था, एज अ नाइटहुड टाइटल दिया गया था, तो वो उन्होंने मना कर दिया था। तो इसका आंसर जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। और ये आपका PYQ है 2004 में। Moving to the next one, the leader of बरदौली सत्याग्रह 1928 was, बरदौली जो सत्याग्रह हुआ था उसके लीडर कौन थे? तो उसके लीडर जो थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उसके लीडर हुआ करते थे। अगर हम बात करते हैं बरदौली सत्याग्रह की, तो बरदौली सत्याग्रह जो था उसका जो मेजर एपिसोड था वो सिविल डिसोबीडियंस था, और वो जो रिवोल्ट है वो शुरू किया गया था 1928 में, एक इंडिपेंडेंस रिवोल्ट भी माना जाता है। और उसको हेड किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है उसको हेड किया था, और जिसकी वजह से इतनी ग्रेट सक्सेस मिली थी पटेल को कि वो एक इंडिपेंडेंस लीडर के रूप में भी जाने गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, assertions and reasons. In 1916, Maulana Muhammad Ali and Abul Kalam Azad resigned from the Legislative Council. और रीज़न बोलता है the Rowlatt Act was passed by the government in spite of being opposed by all Indian members of the Legislative Council. और ये आपका PYQ है 2003 में। तो अगर हम असर्शन की बात करते हैं तो इसमें असर्शन ही इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद थे उन्होंने रिज़ाइन 1916 में नहीं 1919 में किया था। और वो किस वजह से किया था? खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने रिज़ाइन किया था। और जो रीज़न है वो तो करेक्ट है, बट असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है। रीज़न तो करेक्ट है, जो रॉलेट्स एक्ट है वो पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इंस्पाइट, जो काउंसिल के जितने भी इंडियन मेंबर्स थे या काउंसिल में जो मेंबर्स थे उन्होंने सबको ने इसको मना कर दिया था कि जो रॉलेट्स एक्ट है वो नहीं आना चाहिए, तब भी ये जो रॉलेट्स एक्ट है वो पास किया गया था, जिस वजह से असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हेन कांग्रेस लीडर condemned the Montague-Chelmsford report, report, many moderates left the party from the, और ये आपका PYQ है 2003 में।
अगर हम बात करते हैं मॉन्टे चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की, तो उस टाइम पे जो रिपोर्ट आई थी 1918 में, वो पब्लिक की गई थी और उसने जो था कांग्रेस को डिवाइड कर दिया था, क्योंकि मॉडरेट्स को लग रहा था कि कुछ रिफॉर्म्स अच्छे मिलेंगे, बट एक्सट्रीमिस्ट को लग रहा था कि ये सिर्फ जो है ये झांसा देने वाली बातें हैं। तो उस टाइम पे जो है ये दोनों पार्टीज़ जो है वो डिफरेंट डिवाइड हो चुकी थी, और जिसकी वजह से कांग्रेस मॉडरेट लीडर्स ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है वो बनाई थी, फॉर्म द इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन जो है वो बनाई थी कब, 1919 में। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाई गई थी। और सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री और एमआर जयकर, इनके द्वारा जो है वो एक नई पार्टी बना दी गई थी, नई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना दी गई थी। कौन सी? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर, और ये आपका पीवाईक्यू है 2001 में। अगर हम हंटर कमीशन की बात करते हैं, जिसका ऑफिशियल नाम हंटर कमेटी भी हुआ करता था और जिसका नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी हुआ करता था, वो इस्टेब्लिश की गई थी 1920 में। और वो किसको रिव्यू करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी? जलियांवाला बाग मैसेकर को जो इंसिडेंट हुआ था उसको रिव्यू करने के लिए ये इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा, बी, जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए ये इसको रिव्यू करने के लिए कि इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया, क्या हुआ, उसको रिव्यू करने के लिए जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, who among the following leader proposed to adopt complete independence as the goal of the Congress, the Ahmad session of 1920? और ये आपका पीवाईक्यू है 2001 में। 1920 में जो कांग्रेस का अहमद सेशन हुआ था, सॉरी अहमद नहीं, अहमदाबाद सेशन जो हुआ था, वहाँ पे किस लीडर ने जो है प्रपोज किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस को एज अ गोल कांग्रेस के लिए? तो वो आपका हसरत मोहानी ने ही इस्टेब्लिश किया था, या कह सकते हैं कि हसरत मोहानी ने ही कहा था कि कांग्रेस का गोल जो है वो स्वराज से बदलकर पूर्ण स्वराज कर देना चाहिए, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस कर देना चाहिए, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जिस वजह से हसरत मोहानी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडियन पॉलिटिक्स वॉज, और ये आपका पीवाईक्यू है 1999 में। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स, तो वैसे तो सत्याग्रह था, बट वो सिर्फ पीजेंट अपराइजिंग वाला था। तो अगर इंडियन लेवल पे बात करते हैं तो वो रॉलेट सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का फर्स्ट वेंचर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें गांधी जी ने नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह शुरू किया था। किसके अगेंस्ट में? जो अनजस्ट रॉलेट एक्ट, या फिर जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, वो जब लाया गया था तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने नॉन वायलेंट सत्याग्रह जो है वो शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द खिलाफ असर्शन एंड रीजन, द खिलाफत मूवमेंट डिड नॉट ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम इनटू द फ्लड फोल्ड ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और रीजन कहता है देयर वाज अ प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ एंटी इंफीरियलिज्म इन बोथ द नेशनल एंड द खिलाफत मूवमेंट। और ये आपका पीवाईक्यू है 1998 में। अगर हम खिलाफत मूवमेंट की इसमें बात की गई है, खिलाफत मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये पैन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, जो किसके द्वारा? ब्रिटिश मुस्लिम्स के द्वारा जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये शुरू किया गया था। और वो किसने शुरू किया था? शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन लोगों ने जो है इसको शुरू किया था। और ये क्यों किया गया था? ये जो प्रोटेस्ट है ये शुरू किस लिए किया गया था? टू रिस्टोर द कैलिफ ऑफ ऑटोमन कैलिफत, जो ऑटोमन कैलिफत थे उनके कैलिफ को रिस्टोर करने के लिए जो है वो शुरू किया गया था। और इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंक्शंस प्लेस्ड ऑन द कैलिफ एंड द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर पे सेंक्शन लगाए थे ब्रिटिशर्स ने, या फिर उस टाइम पे जो कैलिफ माना जाता था उस पर जो सेंक्शंस लगाए थे उसके अगेंस्ट में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था। जिस वजह से दोनों ही जो रीज़न और ये असर्शन है ये दोनों ही आपके करेक्ट हो जाते हैं। और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन की। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, Gandhiji stopped assertion and reason. Gandhiji stopped the non-cooperation movement in 1922.
रीज़न है वायलेंस एट चौरा चौरी लेड हिम टू स्टॉप द मूवमेंट, और ये आपका PYQ है 1998 में। तो गांधी जी ने जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू किया था तो उसको एकदम से विड्रॉ कर दिया था 1928 में, क्योंकि गांधी जी का क्या होता था, वो चाहते थे कि जो मूवमेंट्स है, प्रोटेस्ट है, वो इस वे में चले, नॉन वायलेंट वे में चले। लेकिन जो चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था जिसमें 22 पुलिस मैन को मार दिया गया था, एक पुलिस स्टेशन पे ही आग लगा दी थी जिसके अंदर 22 पुलिसमैन थे, वो मर गए थे। तो उस वजह से जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे और वो चाहते थे कि नॉन वायलेंट वे में ये चले, लेकिन वो वायलेंट हो चुका था जिस वजह से उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया था। और उसके लिए उनको क्रिटिसाइज़ भी किया था बहुत सारे लोगों ने कि आपने बिना किसी के पूछे आपने एकदम से खुद ही विड्रॉ कर लिया, किसी और मेंबर से उन्होंने सलाह भी नहीं ली थी, जिस वजह से ऑप्शन रीज़न और असर्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, एंड रीज़न इज़ द correct explanation of assertion. So A is the correct answer. Moving to the next one, Simon Commission of 1927 was boycotted because, और ये आपका PYQ है 1998 में, अगेन द सेम क्वेश्चन, मतलब आप देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इस वाले जो PDF है इसमें हमें PPT है, इसमें हमें पता चल रहा है कि एक तो रॉलेट एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरा ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि हमने अभी लास्ट ही डिस्कस किया कि साइमन कमीशन जो था उसमें साइमन कमीशन जो था उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सारे जो थे वो इंग्लिश ही थे, जिस वजह से जो है इंडियन ने ये नारे लगाए थे कि गो बैक साइमन। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि गो बैक साइमन का जो नारा था वो किसने दिया था और कहाँ दिया था। तो जिस वजह से अगर इसका रीज़न देखते हैं, आंसर देखते हैं, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल्दो ऑल ऑप्शंस पे अगर हम देखते हैं तो इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग। सी कहता है कांग्रेस फेल्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया वॉज आर एंटाइटल्ड टू स्वराज, और डी कहता है देयर वर डिफरेंस अमंग द मेंबर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमिटी, इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, which one of the following event was characterized by Montague as preventive murder, और ये आपका PYQ है 1998 में। तो जब हम बात करते हैं मॉन्टेग चैम्सफोर्ड की जो सेक्रेटरी होते थे स्टेट के, वो कब थे, 1919 के आसपास जो है वो सेक्रेटरी थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब रॉलेट एक्ट आया, मैंने बताया, उसके बाद वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। तो जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट की जो इंक्वायरी बैठी थी हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिशर्स के वहाँ पे, तो उस टाइम पे जो है मॉन्टेग ने जलियांवाला बाग को एज अ प्रिवेंटिव मर्डर उन्होंने बताया था, मतलब एक तरह से प्रिवेंटिव मर्डर उन्होंने इसको कहा था, जिस वजह से मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं इस इंसिडेंट के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपना जो टाइटल उनको नाइटहुड का दिया जा रहा था वो भी उन्होंने वापस कर दिए थे, इतने शॉक्ड हुए थे। साथ ही साथ में जब ये कमेटी बैठी थी तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जब ये डिबेट चली तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि इसको एज अ प्रिवेंटिव मर्डर कहा गया था। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, हमें कमेटीज़ बताई है और साथ में बताया कि उनकी वर्किंग क्या थी, वो या वो किसके लिए इस्टेब्लिश की गई थी, और ये आपका PYQ है 1997 में। तो अगर हम बात, अभी हमने सारी कमेटीज़ ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली। अगर हम बात करते हैं बटलर कमेटी की, तो वो आई थी इंडियन स्टेट रिलेशन और पैरामाउंट पावर जो थी उसके रिलेशन को क्लैरिफाई करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए वो कमेटी आई थी। तो ए को हम मैच कर देंगे रिलेशन बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड द पैरामाउंट पावर्स के साथ। वहीं अगर हम हार्टो कमेटी की बात करते हैं, हार्टो कमेटी को सर फिलिप जोसेफ हार्टो कमेटी भी कहा जाता था, और ये लॉर्ड इरविन के टाइम में आई थी, और ये किसके लिए आई थी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में आई थी, मतलब उसके लिए रिफॉर्म्स के लिए आई थी। और तो ये बात की गई है, बी को हम अटैच कर देंगे 4 से, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, एजुकेशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, तो ये कमेटी बिठाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4, द ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड potentialities of it further process is the correct answer। वहीं अगर हम बात करते हैं हंटर इंक्वायरी कमेटी की, तो वो आपकी जलियांवाला बाग मैसेकर करके आई थी, तो इसको हम मैच कर लेंगे फर्स्ट से। साथ में अगर हम बात करते हैं मूडी मैन कमेटी रिपोर्ट, तो मूडी मैन कमेटी जो रिपोर्ट थी वो डायरकी जो इस्टेब्लिश की गई थी मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के दौरान, तो उसके अगेंस्ट में ये आई थी। तो डी को हम मैच कर देंगे 3 से। तो अगर हम इसका कोड देखते हैं तो ए का कोड होता है 2 और बी का कोड होता है 4। तो ऑप्शन नंबर डी 2413 इज द करेक्ट आंसर।
मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये आपका PYQ है 1996 में। द कॉर्पोरेशन मूवमेंट लेड टू द जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसकी वजह से क्या क्या हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कांग्रेस बिकम अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। थर्ड, रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। और फोर्थ, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशंस टू इंडियंस। तो अगर हम बात करते हैं कि हाँ जो था ये एक तरह से फर्स्ट नहीं था, बट अगर हम देखते हैं ये ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिखी थी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया है, इसके बाद क्या था, सबसे पहले एक तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था, साथ ही साथ में खिलाफत मूवमेंट जो चल रही थी वो यूनाइट करके जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रोथ ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और साथ ही साथ में जब ये इतनी मास लेवल पे जब चलाई गई थी तो ब्रिटिश का जो डर था लोगों के मन में वो कुछ कम हुआ था, माइटी कम हुआ था। तो वो जो कम हुआ था जिस वजह से ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट होगा। तो 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द सरबंदी और नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वॉज लेड बाय, और ये आपको PYQ है 1996 का। अगर हम बात करते हैं सरबंदी या फिर नो टैक्स कैंपेन की जो 1922 में हुआ था, उसको लेड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की ने। अलॉन्ग विद द फार्मर, वल्लभ भाई पटेल लॉन्च द प्रोटेस्ट अगेंस्ट मूवमेंट वेयर इन ऑल द मेंबर रिजॉल्व नॉट टू पे द टैक्स। ये मूवमेंट पीजेंट्स के साथ मिलके चलाया गया था और वहाँ पे उन्होंने कहा था पीजेंट्स को कि कोई भी जो है वो टैक्स पे नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी जो टैक्स पे नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज, और ये आपको PYQ है 1996 का। तो जो ये एनार्किकल और रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो था ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये कौन सा एक्ट था, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सा एक्ट था, दी रॉलेट एक्ट जो था ये कहा जाता है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्यों कहा जाता है रॉलेट एक्ट, क्योंकि जो ये आया था एक्ट तो ये सेडिशन कमेटी के अगेंस्ट, सेडिशन कमेटी के एडवाइस के रूप में ये आया था और उसको जो चेयर कर रहे थे वो उनका नाम जो था वो रॉलेट ही था, जिस वजह से जो ये एक्ट है रॉलेट्स एक्ट ये आया था। और इसको क्या कहा जाता था, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1990, और इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एमिग्री कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ M.N. रॉय, और ये आपका PYQ है 1995 में। M.N. रॉय की अगर हम बात करते हैं वो एक इंडियन मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, रेडिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, साथ ही साथ में वो एक फिलोसफर भी हुआ करते थे। उन्होंने फाउंड की थी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और साथ ही साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कहाँ की थी, तशकंद में की थी, जो हमने पीछे अभी बात की। साथ ही साथ में उनकी जो जर्नल थी उसको क्या कहा जाता था, वनगार्ड के नाम से भी जाना जाता था, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी, वनगार्ड इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज की PPT में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो जो ये सीरीज़ है वो आपको अच्छी लग रही होगी, ये डिस्कशन जो है वो आपको अच्छी लग रही होगी। तो इस डिस्कशन को थोड़ी सी और अच्छी बनाने के लिए आप भी अपना जो रिव्यूज़ हैं वो साथ ही साथ में कमेंट करके बताते रहें और ऐसी वीडियोस को डेली देखते रहें और ऐसी वीडियोस को लेके हम आगे भी आते रहेंगे। स्टडी पाठशाला को आप जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना कर पाएँ। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।